नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के चुनाव की तैयारियां पूरी। 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान कल। आखिरी 2 चरणों के लिए दिग्गजों की रैलियां। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के सभी 1488 एम्बुलेंस से हटाया गया समाजवादी शब्द। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई। प्रचार के दौरान राजनेताओं को भाषा में संयम बरतने की चेतावनी। बीएमसी में गठबंधन पर अपनी अपनी रणनीति। कांग्रेस नहीं करेगी शिवसेना का समर्थन। संजय राउत ने किया कांग्रेस से बातचीत की खबरों का खंडन। ब्रिटेन में डिफॉल्टरों की रहने के लिए लोकतंत्र काफी उदार। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वित्त मंत्री जेटली का बयान। कानून का उल्लंघन करने वालों को नहीं छोड़ेगा भारत। आत्मघाती धमाकों से सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को झटका। विशेष दूत स्टीफन द मिस्तूरा ने बताया शांति वार्ता नाकाम करने की कवायद। हमलों में 2 दिन में 100 से ज्यादा की मौत। और खबरों की शुरुआत विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए कल 51 सीटों पर मतदान होना है। इसमें 608 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। अच्छे दिन नहीं आने वाले। एक वोट दे करके इन्हें जिता करके भेजो। धुआंधार प्रचार का ये सिलसिला शनिवार शाम 5 बजे थम गया। सोमवार को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। प्रचार थमने के बाद अब घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी है। 27 फरवरी को बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इन सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नेपाल से लगी सीमा को सील कर दिया गया है, जबकि नाकों पर खास तलाशी अभियान जारी है। चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम दौर में है। इस दौर में 96 लाख महिलाओं समेत 1 करोड़ 84 लाख मतदाता 608 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें तरबगंज से उत्तर प्रदेश के मंत्री विनोद कुमार सिंह, अयोध्या से पवन पांडे और अकबरपुर से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर पर सबकी निगाहें हैं। इसके अलावा गायत्री प्रसाद प्रजापति, अमिता सिंह और गरिमा सिंह भी अहम उम्मीदवार हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार अमेठी सीट पर मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार कपिल वस्तु और एटवा सीट पर हैं। ईवीएम और वीवीपीएटी की जांच जारी है। 2012 के पिछले चुनाव में इन 52 सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर अव्वल रही थी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में 5-5 सीटें आई थीं। बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर पीस पार्टी का कब्जा हुआ था। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत के चलते अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर इस दौर में वोटिंग नहीं होगी। इस सीट पर 9 मार्च को चुनाव आयोग ने मतदान कराने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलिए सीधा रुख करते हैं पंचगंध का, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं बहराइच से, साथ ही श्याम सुंदर जो कि फैजाबाद से हैं। पंचगंध, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि धुआंधार प्रचार का जो सिलसिला है वो कल शाम 5 बजे थम चुका है। आज की बात करें, चुनाव आयोग की तरफ से क्या सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं या कुछ चीजें और अभी बाकी हैं, क्योंकि कल 5वें चरण के लिए वोटिंग है? अमृता, देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं और खासकर जिस जगह पे हम हैं बहराइच, यहाँ इसकी जो सीमा है वो नेपाल से लगती है। इसके अलावा 2-3 जिले और हैं जो जिन पे चुनाव होना है, उनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं। सीमा को पूरा सील कर दिया गया है और इसके अलावा जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो हमको बहुत चाक चौबंद नजर आ रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर लगातार हमको दिख रहे हैं और जो उनका आना सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि मतदान केंद्रों पर उनको तैनात होना है। और रास्ते में जब हम लखनऊ से यहाँ की ओर बढ़ रहे थे तो जिन जिन इलाकों में चुनाव की तैयारियां थी वो सभी में हमको सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था दिखी। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, जिसकी तैयारियां यहाँ पे देखी जा सकती है। और एक इस एरिया की अगर हम बात करें, क्योंकि अब
चुनाव का जो दौर है, ये 5वां फेज है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो चुका है और इसके बाद सारे जो चुनाव है वो इस पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ही होंगे। तो यहाँ पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसकी समीकरणों को देखते हुए सारी पार्टियों ने अपनी तैयारी की है। अल्पसंख्यक बाहुल इलाका है ये, कई सारे सीटों पर अल्पसंख्यक अच्छी खासी संख्या में है, तो उसको देखते हुए भी कैंडिडेट उतारे गए हैं। और खासकर बहराइच की अगर बात करें तो यहाँ तो मुकाबला इस बार अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे को लेकर दिख रहा है कि चाहे वो बीएसपी हो, पीस पार्टी हो, और इसके अलावा चाहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन हो, उनमें किस तरह से बंटवारा होगा और बीजेपी क्या उसका फायदा उठा पाएगी। तो ये सारे समीकरण यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये निर्णायक दौर हो सकते हैं। जबकि किसी पार्टी को अगर बहुमत लाना है तो इनमें अगर अच्छा प्रदर्शन होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछली बार इन 52 सीटों में 37 सीट लेके आई थी, तो चुनौती उसके सामने अपना गढ़ बचाने की भी है। अमृता, बिल्कुल। पंचानंद और श्याम सुंदर का रुख कर लेते हैं जो कि फैजाबाद से हैं। श्याम सुंदर, जैसा कि पंचानंद भी कह रहे थे कि निर्णायक दौर के चरण है वो अब आ चुके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतदाता वोट करने कल निकलेंगे। तो ऐसे में फैजाबाद की अगर हम चुनावी तैयारियों की बात करें तो प्रशासन कितना मुस्तैद है और वहां पर मतदाताओं में कितना उत्साह है कल की वोटिंग को लेकर? देखिए, जहां तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन के लिए ये एक रूटीन काम होता है। आज यहां पर हवाई पट्टी मैदान में तमाम जो मतदान कर्मी हैं उनको ईवीएम मशीन्स दी जाएंगी और उनको अलग अलग बूथों पर भेजा जाएगा। यहां पर करीब करीब 2000 बूथ बनाए गए हैं, 1700 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं और उसी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर सुरक्षा बल कल ही पहुंच चुके हैं। कल हम अयोध्या, अंबेडकर नगर और दूसरे जो इलाके हैं यहाँ पर, वहां पर हम घूम रहे थे तो बड़ी तादाद में यहाँ पर सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं। जहां तक मतदाताओं का सवाल है, मतदाताओं में काफी उत्साह यहाँ पर नजर आता है। फैजाबाद, जहां से हम यहाँ बात कर रहे हैं आपसे, ये अयोध्या विधानसभा सीट में आता है और यहाँ पर अगर सामाजिक समीकरणों की बात करें जिनकी बहुत जबरदस्त चर्चा यहाँ पर लगातार हो रही है, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक और ब्राह्मण मतदाता जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं तादाद में। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बज़मी सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पवन पांडे, तेज नारायण पांडे जिनको कहा जाता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो यहाँ से विधायक जीते थे। 25 साल बाद बीजेपी को हराने में कामयाब रही थी समाजवादी पार्टी। यहाँ से उनको राज्य मंत्री बनाया गया था अखिलेश सरकार में। तो काफी हाई स्टेक्स हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ पर। और ये लेकिन एक खतरा जरूर समाजवादी पार्टी को सता रहा है कि कहीं अगर अल्पसंख्यक मतदाताओं में बंटवारा होता है तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। हालांकि कल हम जब अल्पसंख्यक मतदाताओं में बात कर रहे थे तो उनको इस बात का एहसास है और उनका ये कहना था कि जहां जहां पर समाजवादी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं वहां वहां पर या तो मुस्लिम या फिर यादव उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं जो बंटवारा करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो एक परसेप्शन अल्पसंख्यक समुदाय में बन रही है, इसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है। बिल्कुल। तो निर्णायक दौर है ये और कल 5वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के चुनाव प्रचार के बाद अब सभी पार्टियों के दिग्गजों ने छठे और 7वें दौर के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज 7 जनसभाएं करेंगे। अखिलेश यादव की महाराजगंज में 2 और कुशीनगर में 5 रैलियां होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज लखनऊ में शाम 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं कांग्रेस के लिए राज बब्बर और प्रमोद तिवारी चुनाव प्रचार करेंगे। आज राज बब्बर और प्रमोद तिवारी की देवरिया, मऊ और गोरखपुर में रैलियां होंगी। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज 5 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। आज उनके आजमगढ़ में 2 और जौनपुर में 2 जनसभाएं होनी हैं। अमित शाह महाराजगंज के पनियारा, आजमगढ़ शहर और सरदहा, जौनपुर के शाहगंज और जमालपुर में जनसभाएं करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की भी आज 4 जनसभाएं होनी है। राजनाथ सिंह कुशीनगर के साखोपार, देवरिया के बरहज, बलिया के सिकंदरपुर और गाजीपुर के जंगीपुर में चुनावी रैली करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान के तहत आज बलिया और गोरखपुर जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। और इस बीच चुनाव आयोग ने राजनेताओं से अपने भाषणों में संयम बरतने के लिए कहा है। कुछ नेताओं की धार्मिक भावना को कथित तौर पर भड़काने वाले बयानों के मद्देनजर आयोग ने इसे गलत प्रवृत्ति करार दिया। शनिवार को चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है
जिसमें नेताओं को ऐसे भाषणों से परहेज करने की सलाह दी गई। चिट्ठी में कहा गया है कि आयोग की तरफ से पहले जारी किए गए दिशा निर्देशों का सही नतीजा नहीं मिल रहा है, जो काफी निराशाजनक है। साथ ही चुनाव प्रचार में नेताओं की तरफ से धर्म को इस्तेमाल करने वाले भाषण संज्ञान में आए हैं। आयोग ने कहा कि कुछ बयान ऐसी जगहों पर दिए गए जहां पर आचार संहिता लागू नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक युग में इस तरह के बयान आसानी से चुनावी क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं, जिनसे चुनाव प्रक्रिया में दूसरे उम्मीदवारों को परेशानी होती है। आयोग ने इसे चिंता का विषय बताते हुए नेताओं को इस तरह की प्रवृत्ति को बदलने को कहा है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस पर लिखी समाजवादी स्वास्थ्य सेवा में से समाजवादी शब्द को ढक दिया गया। ये कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक शिकायत में इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया था। शिकायत में कार्रवाई की मांग भी की गई थी। शिकायतकर्ता ने आयोग से कहा कि एम्बुलेंस के जरिए समाजवादी पार्टी का प्रचार हो रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था कि समाजवादी शब्द ढकना सुनिश्चित किया जाए। आयोग के निर्देश पर 1488 एम्बुलेंस पर समाजवादी शब्द को ढका गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। दरअसल 23 फरवरी को चौथे दौर के मतदान के दौरान मौर्य बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ बूथ के अंदर घुस गए थे। जिला प्रशासन ने इस आरोप की जांच के बाद एफआईआर करने का आदेश दिया था। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बूथ के अंदर जाते वक्त वो पार्टी के निशान वाले स्टिकर को उतारना भूल गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट बताया है। उन्होंने चुनावी रैली में राज्य को आर्थिक नाकेबंदी से मुक्त कराने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नगा शांति समझौते में मणिपुर के खिलाफ कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में पहली चुनावी रैली में राज्य की 15 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विकास के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में अगली सरकार बीजेपी की होगी। प्रधानमंत्री ने राज्य को आर्थिक नाकेबंदी से भी मुक्ति दिलाने का वादा किया। भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार बनेगी और मणिपुर के हाथ में सरकार आते ही कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहने देंगे। मैं आपको वादा करता हूं। हम दिखा देंगे कि सरकार कैसे चलती है। प्रधानमंत्री ने नगा शांति समझौते को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त राज्य सरकार झूठ फैला रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समझौते में मणिपुर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं है। नागाओं के साथ अकॉर्ड हुआ है, इसमें कहीं पर भी मणिपुर के टेरिटरी के साथ कोई भी धोखा करने की चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य की जनजातियों से कोई भेदभाव नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी हो या तराई के इलाके, सबका ध्यान रखा जाएगा। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह ने कहा कि नगा शांति समझौते से पहले केंद्र सरकार ने किसी से चर्चा नहीं की। उन्होंने प्रधानमंत्री से उन कांग्रेसी नेताओं के नाम बताने को कहा जिनके साथ चर्चा हुई थी। इबोबी सिंह ने कहा कि चुनाव के वक्त लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। We have no any idea before entering this framework agreement. They never concerned with the concerned state also. I don't know the other like Arunachal and Assam. We don't know. और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। घुंघरुओं की झनकार और अभिनय का सुंदर संगम, घरानों में घराना काल का बिंदादेन की 8वीं पीढ़ी का चमकदार सितारा। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भारत यानी कि यहाँ पर भाव, राग और ताल का संगम होता है। ये त्रिनदियाँ जाके मिलती हैं, वही मेरा भारत है। शख्सियत में मिलिए कथक नृत्य के खूबसूरत सितारे गुरु जयकिशन महाराज जी से।
शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीएमसी में कांग्रेस शिवसेना का साथ नहीं देगी। पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों की बैठक में ये फैसला हुआ। उधर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का मकसद महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना है। शिवसेना अभी इंतजार करो की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस ने बीएमसी में मेयर पद के लिए शिवसेना का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। पार्टी के पार्षदों की बैठक में ये फैसला हुआ। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि पार्टी को विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश मिला है कि महापौर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ नहीं जा रही। जो बार बार इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पार्षदों से मुलाकात की। उन्होंने गठबंधन को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। काँग्रेसचं म्हणण्यावरती भाष्य करायला मी उभा नाही। मी शिवसेनेची भूमिका जी आहे, शिवसेना पक्ष प्रमुखांची भूमिका जी आहे ती मी सांगू शकतो। काँग्रेस पक्षाचा कोणत्या नेत्याने काय भाष्य केलं आहे त्याच्याविषयी मला इथे इंटरेस्ट नाही सांगतो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी पार्षदों से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाने की संभावना को सिरे से खारिज किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। उनका शिवसेना और भाजपा के हित में या महाराष्ट्र और मुंबई के हित में कोई नीति नहीं है। उनके स्वार्थ के लिए वो सरकार गिराना चाहते हैं, उसकी उनकी स्ट्रॅटेजी है। उससे दोनों पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने सावध रहना चाहिए। काँग्रेस सारख्या पक्षासोबत काय वाटेल ते झालं तरी भारतीय जनता पार्टी जाणार नाही नाही नाही। आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं कोणाला जायचं असेल तर आम्ही त्यांना रोकणारही नाही। एनसीपी का कहना है कि वो कांग्रेस से चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेगी। हमें लगता है कि शिवसेना एक नंबर की पार्टी है और उनके महापौर बनने की संभावना ज्यादा है। जहां तक एनसीपी का सवाल है, हमने तय किया है कि कांग्रेस के साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे और जब चुनाव होगा तब फैसला करेंगे। 227 सीटों वाली बीएमसी में मेयर के लिए 114 वोट जरूरी हैं। शिवसेना 84 सीटों के साथ पहले नंबर पर है। बीजेपी के 82, कांग्रेस के 31 और एनसीपी के 9 पार्षद हैं। ऐसे में बीएमसी की कुर्सी को लेकर मुकाबला दिलचस्प बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भारी जीत से उत्साहित बीजेपी अभी से आने वाले चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने देश भर के सभी जिला कार्यालयों में कल विजय उत्सव मनाया। बीजेपी का कहना है कि निगम और स्थानीय निकायों में मिली जीत नोटबंदी पर जनता का समर्थन है। मुंबई में बीजेपी मुख्यालय और राजधानी दिल्ली समेत देश भर में जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी का मानना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव और एमसीडी चुनाव पर ओडिशा और महाराष्ट्र में आए नतीजों का असर पड़ेगा। तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे कर्नाटक सरकार के बांध बनाने के फैसले का विरोध किया है। मुख्यमंत्री ई पन्नीसामी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। पन्नीसामी ने कहा कि कर्नाटक की ओर से बांध का निर्माण एक तरफा कार्रवाई है। उन्होंने पत्र में मीडिया में आई खबरों का हवाला दिया और कहा कि इस पर करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने इसके लिए जरूरी अनुमति नहीं ली और कर्नाटक का ये काम पंचायत के फैसले के खिलाफ है। पन्नीसामी ने कर्नाटक सरकार की परियोजना को मंजूरी नहीं देने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार नगर निगम चुनाव से पहले अपना बजट पेश करेगी। शनिवार को हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। 6 मार्च को उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा कर इसी सत्र में इसे पास किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। दिल्ली सरकार की बैठक में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया गया है। इनमें अनस्किल्ड लेबर की मजदूरी बढ़ाकर अब 13,350 रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं सेमी स्किल्ड लेबर की मजदूरी 14,698 रुपए और स्किल्ड लेबर की 16,182 रुपए करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे खुद प्रस्ताव लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास मंजूरी लेंगे। अभी वाला जो मिनिमम वेज है वो अगस्त वाले से 600-700 रुपए कम है और उसका कारण यह है कि दिसंबर के महीने में जब इस कमेटी ने मार्केट सर्वे किया उस वक्त फूड प्राइसेस उतने कम थे, तो
अभी हम चाहते तो कैबिनेट में इसको इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन फिर ये कोर्ट में लिटिगेशन का मामला बनता। और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने खुद को स्वायत्त बनाने का फैसला किया है। शिक्षक और छात्रों के भारी विरोध के बीच शनिवार को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। प्रस्ताव में यह कहा गया कि कॉलेज के स्वायत्त होने के बाद मौजूदा शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही पाठ्यक्रम में भी छेड़छाड़ नहीं होगी और छात्रों की फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज 1881 में स्थापित हुआ था और स्थापना के समय से ही दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की पहल पर नैक की तरफ से ए सर्टिफिकेट वाले कॉलेजों को स्वायत्तता देने की बात कही गई थी। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। स्टाफ काउंसिल की बैठक में शनिवार को इस बारे में फैसला लिया गया। समिति हिंसा में छात्रों की भूमिका की जांच करेगी। उधर दिल्ली महिला आयोग ने भी झड़प मामले में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त को नोटिस जारी किया है। घटना के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा छात्राओं के साथ मारपीट करने और उन्हें घसीटने पर दिल्ली महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विनाश के गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कुछ परिसरों में अलगाववादी और अति वामपंथी एक ही भाषा बोल रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश की संप्रभुता पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। और दूसरी तरफ सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के परिसर में हुई झड़प के मामले में एबीवीपी और एसएफआई के कुल 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को सभी छात्रों को अदालत में पेश किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। शुक्रवार शाम एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में पोस्टर लगाने को लेकर कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए थे। शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्रिटेन के उदार लोकतंत्र की स्थिति में बदलाव की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का लोकतंत्र इतना उदार है कि डिफॉल्टर भी यहां पर आकर ठहर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर नहीं चुकाना एक बड़ी समस्या है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत नहीं चाहता कि कर्ज डिफॉल्टर कानून से बचकर रहें। अरुण जेटली ने कार्यक्रम में कहा कि पहली बार कड़ा कदम उठाया गया है और कर्ज लेकर उसे नहीं लौटाने वाले देश से भाग रहे हैं। अरुण जेटली ने ये बातें विजय माल्या का नाम लिए बगैर कही। किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख विजय माल्या पिछले साल मार्च में ब्रिटेन चले गए थे। भारत में बैंकों को उनसे 1.4 अरब डॉलर का कर्ज वसूलना है। भारत सरकार ने इस महीने की शुरुआत में ही ब्रिटेन की सरकार से माल्या के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक तौर पर आग्रह किया है। और सीरिया में पिछले 2 दिनों में हुए आत्मघाती हमलों से संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को झटका लगा है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टीफन द मिस्टुरा ने इन हमलों को शांति वार्ता नाकाम करने की कवायद करार दिया है। बीते 2 दिनों में सीरिया में हुए आत्मघाती हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। होम शहर में दोहरे आत्मघाती हमलों में कल 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमलावरों ने सेना के 2 शिविरों को निशाना बनाया। 6 से ज्यादा हमलावरों ने सैन्य मुख्यालय के करीब खुद को उड़ा लिया। मरने वालों में एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी भी शामिल है। साल 2014 से होम शहर सरकार के नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद विद्रोहियों ने इस इलाके को छोड़ा था। इसके बाद से ही यहां पर लगातार बम धमाके होते रहे। पिछले साल भी दोहरे हमले में 64 लोगों की मौत हो गई थी। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब जिनेवा में शांति वार्ता चल रही है। और अब खेल की खबर। ऑस्ट्रेलिया ने 5 साल बाद भारत को उसकी जमीन पर करारी शिकस्त दी है। उसने पुणे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 333 रन से हरा दिया। पहली पारी में 105 रन पर ऑल आउट होने वाली भारतीय टीम दूसरी पारी में भी 107 रन ही बना सकी। मैच के हीरो स्टीव ओकीफे रहे, जिन्होंने मैच में कुल 12 विकेट लिए। पुणे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ की शतकीय पारी और स्टीव ओकीफ की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए। मैच के तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 333 रन से करारी शिकस्त दी। दूसरी पारी में 441 रनों का लक्ष्य हासिल करने उतरे भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के आगे नहीं टिक पाए और एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। पूरी पारी 107 रनों पर सिमट गई।
चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। Only from the bowling aspect, I would say the batting was not up to standard, and that's certainly how we, shouldn't bat from here on. Is all I can say, and I think the batting let us down. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 285 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान स्टीवन स्मिथ ने 109 रन की शानदार पारी खेली। भारत की तरफ से आर अश्विन ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए। I would say it was sustained pressure from the Australian bowlers, but that also depends on how badly we batted in the first innings. Is the main reason that we could not get back into the game. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 260 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में 105 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। स्टीव ओकीफ को दोनों पारियों में शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने पूरे मैच में 12 विकेट चटकाए। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 0-1 से आगे हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा रखने वाले भक्त 1 मार्च से श्री अमरनाथ यात्रा 2017 के लिए पंजीकरण करवा सकेंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने देश भर में 433 बैंक शाखाओं में पंजीकरण की व्यवस्था की है। जल्द ही बैंक शाखाओं में इसके लिए फॉर्म भी मिलने लगेंगे। 29 जून को श्री अमरनाथ यात्रा 2017 की शुरुआत होगी, जो 7 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रा की कुल अवधि 40 दिन रखी गई है, जो पिछली 4 यात्राओं के मुकाबले कम होगी। मशहूर निर्माता और निर्देशक मनमोहन देसाई की आज जयंती है। फिल्म इंडस्ट्री में मंजी के नाम से मशहूर मनमोहन देसाई का जन्म मुंबई में 26 फरवरी 1937 को हुआ था। 1960 में मनमोहन देसाई ने अपनी पहली फिल्म छलिया का निर्देशन किया। इसके बाद उन्होंने सच्चा झूठा, रोटी, परवरिश, धर्मवीर, चाचा भतीजा, अकबर, अमर अकबर एंथनी, कुली जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले मनमोहन देसाई ने 1 मार्च 1994 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। धम धम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, गिनती है मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी रब ने बना दी जोड़ी तुहा कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू तो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के चुनाव की तैयारियां पूरी। 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान कल। आखिरी 2 चरणों के लिए दिग्गजों की रैलियां। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की सभी 1488 एम्बुलेंस से हटाया गया समाजवादी शब्द। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई। प्रचार के दौरान राजनेताओं को भाषा में संयम बरतने की चेतावनी। बीएमसी में गठबंधन पर अपनी अपनी रणनीति, कांग्रेस नहीं करेगी शिवसेना का समर्थन। संजय राउत ने किया कांग्रेस से बातचीत की खबरों का खंडन। ब्रिटेन में डिफॉल्टरों के रहने के लिए लोकतंत्र काफी उदार। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वित्त मंत्री जेटली का बयान, कानून का उल्लंघन करने वालों को नहीं छोड़ेगा भारत। आत्मघाती धमाकों से सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को झटका। विशेष दूत स्टीफन द मिस्तूरा ने बताया शांति वार्ता नाकाम करने की कवायद। हमलों में 2 दिन में 100 से ज्यादा की मौत। और फिलहाल खबरों में कहीं आगे देखिए मैं भी भारत।